हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव ज्योग्राफी की तीसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों में से कुछ को अक्षांश एवं देशांतर में समस्या आ रही थी, तो आज मैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से पहले अक्षांश एवं देशांतर के टॉपिक कंप्लीट करना चाहूँगा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अक्षांश रेखाएं में। हम वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, संक्षिप्त वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि आपकी समझ में भी आए और जो नेटवर्क इशू है उसकी भी समस्या ना हो। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाएं। जो परिभाषाएं मिलती हैं लिखी हुई वो यही है कि अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो यहाँ परिभाषा आपके जीएस में नहीं आएगा लिखने के लिए। हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अक्षांश रेखाएं हैं क्या और ये कैसे होती हैं, क्या इनके गुण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। हम एक ग्लोब ले लेते हैं, हम इसको एक पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। इस रेखा का नाम है, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और साथ ही सूर्य विषुव पर होता है तो इसी 0 डिग्री की रेखा पर होता है, इसीलिए इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, 0 डिग्री को हमने खींच दिया, इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर जो होगा उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। भारत की बात हम करते हैं। भारत चूँकि 0 डिग्री से ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है, इसलिए भारत क्या है, अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए देखिए, इसका जो बिंदु है ये 0 डिग्री है और ये बिंदु क्या है, ये 90 डिग्री है। इससे हम कहते हैं, जो 90 डिग्री पर बिंदु है इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर दें कि ये 0 डिग्री खींचा कैसे गया। ये काल्पनिक रेखा है, तो हमें मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल से ठीक लंबवत ठीक 90 डिग्री पर ही पोल स्टार है, यानी ध्रुव तारा है। पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा है। और यहाँ से जब हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो जहाँ पे हमें 0 डिग्री प्राप्त होती है वहाँ पे हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। अब चलिए बात करते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। पहले इसका 3 डायमेंशनल फिगर हम आपको समझा दें कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक वृत्त के रूप में होती हैं। जैसे हमने एक ग्लोब खींचा, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी। जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी, यानी एक एक अक्षांश रेखा ग्लोब का यानी वृत्त का निर्माण करती है। एक एक अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण करती है। चलिए, ये आपने देख लिया, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात हम करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में एक मुख्य अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची जाएंगी उसे हम यन से यानी नॉर्थ से दिखाएंगे। तो 23.5 डिग्री यन को हम कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी की एक प्रतिछाया है, जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाएगी अक्षांश रेखाएं उसे हम दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं कहेंगे।
तो उसे हम दिखाएंगे यस से, यानी 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं और इसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, और इसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अब सवाल ये है कि जब एक एक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जाती हैं तो ये 23.5 डिग्री क्यों ले लिया गया, अथवा एक और अक्षांश रेखा है जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। यह है आर्कटिक वृत्त, और नीचे भी ये रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक एक डिग्री के अंतराल पर जब रेखाएं खींची जाती हैं तो इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी क्यों लिया गया। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और सूर्य का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। तो सूर्य की स्थिति कहाँ बनेगी, 23.5 डिग्री पर बनेगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच ही सूर्य चमकेगा, इसीलिए हमने कर्क रेखा और मकर रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ रखा है। अब हम अक्षांश रेखाओं की चर्चा करते हैं कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखिए ये 90 डिग्री है तो ऊपर 90 एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, और 90 डिग्री पर ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो 90 रेखाएं ये हो गई, और नीचे 90 रेखाएं हो गई, और एक 0 डिग्री की रेखा हो गई। आराम से देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री तक खींचा गया है, 0 से 90 डिग्री तक ऊपर और 0 से 90 डिग्री तक नीचे। तो 90 डिग्री ये रेखाएं हो गई, 90 डिग्री ये रेखाएं हो गई, तो एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं। 90 रेखाएं ये हो गई, 90 रेखाएं ये हो गई, और एक रेखा ये हो गई। टोटल कितनी हो गई, 181। लेकिन विद्वानों ने कहा कि ये जो 90 डिग्री वाली रेखा है ये रेखा नहीं बल्कि एक बिंदु है। ये 90 डिग्री वाला जो है वो क्या है, एक बिंदु है, इसीलिए इसमें से 2 रेखा हम घटा देते हैं, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 179। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो जब इसके बीच की दूरी बराबर होगी तो हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बराबर होगी, और जब दूरी बराबर होगी तो कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं, या प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। हम ये कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। कितनी दूरी होती है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो आपकी पुस्तक में लिखा मिलता है वही हम लिखते हैं, 111 किलोमीटर लगभग। वैसे एक्चुअल दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है, लेकिन हम इसको 111 किलोमीटर लिख देते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। स्पष्ट दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो जो हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा नोट्स। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं।
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे बताते हैं। देखिए ये आपने देख लिया। अब हम सूर्य की स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही चमकता है। यानी सूर्य देखिए 21 मार्च को विषुव पर है, यानी कहाँ है ये, विषुवत रेखा पर है। इसके बाद 21 मार्च से ये कर्क रेखा पर जाना शुरू करता है और 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 जून को हम कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। और इस दिन कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कर्क पर लंबवत चमक रहा है, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको कि 21 जून को यानी सूर्य कहाँ जा रहा है, कर्क रेखा की तरफ जा रहा है, तो सूर्य का अधिकतर प्रभाव कहाँ होगा, कर्क रेखा के आसपास होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्क रेखा पे क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, या गर्मी का महीना हो जाएगा। और जब कर्क रेखा की तरफ गर्मी का महीना होगा तो मकर रेखा की साइड में शीत ऋतु होगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ कम पड़ेगा। फिर धीरे धीरे सूर्य 23 सितंबर तक आता है, तो 23 सितंबर को सूर्य पुनः कहाँ आ जाएगा, विषुवत रेखा पर आ जाएगा। 23 सितंबर को सूर्य फिर विषुव पर हो गया और 23 सितंबर के बाद ये सूर्य किधर बढ़ता है, मकर रेखा पर बढ़ता है। और जब ये मकर रेखा पर बढ़ेगा तो मकर रेखा की तिथि होगी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर पर लंबवत चमकेगा, जिसे हम कहेंगे मकर संक्रांति। क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। और इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। ध्यान देना है आपको। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होगी और उस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। यानी मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी और कर्क रेखा पर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। यानी ठंडक का महीना आ जाएगा कर्क रेखा पर और गर्मी का महीना कहाँ आ जाएगा, मकर रेखा पर। इसी तरह से ये एक दूसरे के प्रक्षेप हैं और उल्टे हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ सूर्य की स्थिति कहाँ है, कर्क से मकर के बीच में है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र क्या हुआ, 0 डिग्री से यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की जो स्थिति होगी ये उष्ण कटिबंध कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ की स्थिति क्या होगी, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। इस पे कौन सा कटिबंध पड़ेगा, ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, यानी उष्ण और शीत दोनों पड़ेगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध भी इसी का नाम है, उपोष्ण कटिबंध। अब हम बात करते हैं 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ये भी अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ शीत कटिबंध क्यों होता है। अब देखिए सूर्य जब
कर्क पे लंबवत चमकेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको मिटाकर फिर आपको समझाते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको आपको फिर से समझाते हैं। देखिए कैसे शीत कटिबंध होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह आपका हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। यह आपका हो गया 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। यह आपका हो गया 66.5 डिग्री और इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और ये नीचे आपका हो गया 66.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूर्य कहाँ है? सूर्य मकर पर है। सूर्य की स्थिति कहाँ है? मकर पर है। तो जब सूर्य मकर पर है तो इसकी किरणें कहाँ तक पहुँचेंगी? केवल 66.5 तक पहुँचेंगी और यहाँ पूरा पहुँचेंगी। इसका मतलब हो गया कि जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब 6 महीने सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 6 महीने की रात। और यहाँ पूरे 6 महीने सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 महीने का दिन। याद रहे, फिर भी यहाँ सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा नहीं पहुँचता कि यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाए। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, फिर भी यहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है। अब देखिए, जब ये इस गोलार्ध में आएंगे, यानी जब ये सूर्य कहाँ आ गया, अब सन कहाँ आ गया? मकर पर आ गया। जब सन मकर पर आता है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और यहाँ केवल 66.5 तक ही पहुँचेगा। इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाएगी और यहाँ पर दिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ, फिर हम बार दोहरा रहे हैं, फिर भी यहाँ सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुँचता कि यहाँ पर गर्मी का मौसम हो। यहाँ पे हमेशा ठंड ही बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुँचता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। हमें आशा है कि आपको अक्षांश रेखा समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको हम फिर से समझाएंगे आपको। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको आपको समझाते रहेंगे, बस थोड़ा लंबा कर देंगे, एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे। तब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरी मेहनत से हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। इसका प्रतिफल यही है कि आप पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, तभी मेरे पढ़ाने का प्रतिफल मुझे मिल पाएगा और तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंजॉय कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।